नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एंडेमिक क्लासेस परिवार में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस प्रैक्टिस का नेक्स्ट सीजन। अगर आप लोगों ने पहले के सेशन नहीं देखे तो दोस्तों उन्हें ज़रूर देख लें। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, अनुसूची 6 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। आपको दोस्तों बताना अनुसूची 6 में कौन सा राज्य शामिल नहीं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। दोस्तों ऑप्शन सी नागालैंड दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों अनुसूची 6। अनुसूची 6 से दोस्तों क्या है? अनुसूची 6 दोस्तों यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में दोस्तों ध्यान रखना, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन व नियंत्रण से, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। प्रशासन व नियंत्रण ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कितने राज्य हैं। इसमें इस अनुसूची में दोस्तों कितने राज्य हैं? इस अनुसूची में दोस्तों 4 राज्य हैं। कितने दोस्तों? 4 राज्य हैं इस अनुसूची में। कौन से 4 राज्य हैं दोस्तों? ए दोस्तों इससे याद कर सकते हैं, ट्रिक है एक, एटीएम में मनी नहीं, आप इससे याद कर सकते हो, एटीएम में मनी नहीं। तो दोस्तों ये रहेगा इसमें कौन से 4 राज्य हैं? ए से दोस्तों असम हो गया, असम में दोस्तों जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं। इसके अलावा टी से दोस्तों त्रिपुरा हो गया, ध्यान रखना दोस्तों, टी से त्रिपुरा हो गया। इसके अलावा एम से दोस्तों मेघालय हो गया, और एक और एम से दोस्तों मिजोरम हो गया दोस्तों, मिजोरम हो गया। और दोस्तों मनी यानी कि इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। तो दोस्तों एक आसान सी ट्रिक है कि छठी अनुसूची में दोस्तों 4 राज्य हैं और उसमें कैसे याद करना, आपको याद करना है एटीएम में मनी नहीं। तो यानी कि एटीएम से दोस्तों असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय हो जाएगा। और इसमें मनी नहीं है तो दोस्तों मणिपुर इसमें शामिल नहीं करना, आपको ध्यान रखना मणिपुर शामिल नहीं है। इसमें क्या है, जो भी अनुसूचित क्षेत्र इन राज्यों के दोस्तों उसमें प्रशासन और नियंत्रण का जो कार्य है दोस्तों उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख है? आपको बताना ऑप्शन ए यानी कि देखना, ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1, ऑप्शन बी 1, 3, 5, 2, ऑप्शन सी 2, 5, 3, 1, ऑप्शन डी 5, 2, 1, 3। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है कि संविधान में कितने यानी कि प्रस्तावना जो दी गई है दोस्तों उसमें यानी कि न्याय कितने प्रकार के हैं, स्वतंत्रता और समानता, भ्रातृत्व यानी कि कितने प्रकार से उल्लेख है। तो दोस्तों आप बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 3, 5। दोस्तों बात करते हैं 3, 5, 2, 1। दोस्तों बात करें न्याय की, न्याय दोस्तों कितने प्रकार के? 3 प्रकार से न्याय उल्लेखित है। न्याय दोस्तों 3 प्रकार से प्रस्तावना में दिया है दोस्तों। कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ध्यान रखना दोस्तों, सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात दोस्तों की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, और राजनीतिक न्याय की दोस्तों बात की गई है। अब बात कर लेते हैं समानता की दोस्तों। स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें किसकी स्वतंत्रता? विचारों की दोस्तों स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों, विश्वास की स्वतंत्रता दोस्तों, धर्म की दोस्तों स्वतंत्रता दी गई इसमें, और उपासना की स्वतंत्रता। ध्यान रखना दोस्तों, उपासना की स्वतंत्रता यानी कि जब प्रस्तावना दोस्तों उसमें आता है कि विचारों की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दोस्तों। इसके अलावा समानता दोस्तों 2 प्रकार से दी गई है। समानता दोस्तों जिसमें बात की गई यानी कि विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा की दोस्तों, प्रतिष्ठा यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा दोस्तों, प्रतिष्ठा एवं अवसर दोस्तों, अवसर की समानता दोस्तों बात की। अवसर यानी कि जो भी रोजगार या किसी भी चीज़ में दोस्तों अवसर मिले। और इसके अलावा दोस्तों भ्रातृत्व की दोस्तों एक बार बात की गई है। इसके अलावा दोस्तों भ्रातृत्व की दोस्तों एक बार बात की गई है, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों देख लेते हैं यानी कि कितनी बार है ये दोस्तों, ये 3 बार है, ये दोस्तों 5 बार दिया गया है, और ये दोस्तों 2 बार और ये 1 बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये वाला हमारा है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा किस काल में निर्मित हुई या किस काल में दोस्तों बनाई गई। सारनाथ की जो भूमि स्पर्श की दोस्तों यानी कि भूमि स्पर्श जो मुद्रा है दोस्तों यानी कि किस काल में बनी, आपको बताना। ऑप्शन ए कुषाण काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी राजपूत काल। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों गुप्त काल। दोस्तों गुप्त काल में भूमि स्पर्श की दोस्तों मुद्रा बनाई गई। बात करें दोस्तों सारनाथ में दोस्तों धम्मेक स्तूप स्थित है। कौन सा दोस्तों, धम्मेक स्तूप दोस्तों है, स्तूप स्थित है दोस्तों, स्थित है। यही बात करें दोस्तों सारनाथ में दोस्तों बुद्ध जी ने उपदेश दिया था। दीजिए बुद्ध जी ने दोस्तों प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, प्रथम उपदेश दिया था, जिसे दोस्तों क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ध्यान रखना दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है दोस्तों, धर्मचक्र प्रवर्तन, यहाँ प्रवर्तन दोस्तों ऐसे रहेगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है दोस्तों, इसे कहा गया। ध्यान रखना धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया दोस्तों। बात कर लेते हैं सारनाथ का दोस्तों स्तूप है जो, यानी कि सारनाथ का दोस्तों सारनाथ स्तंभ है, जहाँ पर सारनाथ स्तंभ, अशोक का सारनाथ स्तंभ है दोस्तों, अशोक का सारनाथ स्तंभ दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय हमारा दोस्तों क्या है, एम्बलम है दोस्तों। ठीक है, यानी कि नेशनल एम्बलम। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में दोस्तों इसे स्वीकार किया गया है। एम्बलम के रूप में दोस्तों इसे स्वीकार किया गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि सारनाथ, यानी कि बात करें बुद्ध की दोस्तों, यानी कि बुद्ध जी की जो दोस्तों पहली प्रतिमा, बुद्ध की पहली प्रतिमा दोस्तों बनाई गई थी। पहली प्रतिमा पूछ लिया जाता है दोस्तों किस शैली में बनी थी दोस्तों, वो मथुरा शैली में बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, मथुरा शैली में दोस्तों बुद्ध जी की प्रथम प्रतिमा बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, मथुरा शैली और गांधार शैलियों को दोस्तों किसने संरक्षण दिया था, कुषाणों ने दोस्तों। कुषाणों में दोस्तों ज़्यादातर कनिष्क ने सबसे अधिक मथुरा शैली और यानी कि गांधार शैली को दोस्तों संरक्षण दिया है। दोस्तों ये किसकी है, यानी कि मूर्तिकला की शैली है। ठीक है दोस्तों, अब बुद्ध की पहली प्रतिमा दोस्तों मथुरा शैली में बनाई गई थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अध्यात्मात्मक प्रशासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। आपको बताना दोस्तों, जो भी प्रेसिडेंशियल यानी कि जो शासन होता है, यानी कि अध्यात्मात्मक शासन होता है, कहाँ पर उदय हुआ। ऑप्शन ए यूगोस्लाविया में, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 4, यानी कि डी नंबर का संयुक्त राज्य अमेरिका का दोस्तों आंसर रहेगा। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम दोस्तों इसका उदय होता है अध्यात्मात्मक। दोस्तों देख लेते हैं अध्यात्मात्मक को दोस्तों संसदीय प्रणाली क्या होती है, कुछ बातें उसमें दोस्तों ध्यान रखना। अध्यात्मात्मक दोस्तों देख लेते हैं, और संसदीय प्रणाली देख लेते हैं जो दोस्तों भारत में है। संसदीय दोस्तों इसमें देख लेते हैं कुछ मेन पॉइंट दोस्तों। इसमें वास्तविक दोस्तों शासक कौन होता है, वास्तविक शासक इसमें कौन होता है, राष्ट्रपति होता है दोस्तों, राष्ट्राध्यक्ष होता है। वास्तविक शासक दोस्तों इसमें राष्ट्रपति होता है या जो भी राष्ट्राध्यक्ष है। जबकि दोस्तों इसमें नाम वास्तविक शासक दोस्तों कौन होता है, जबकि इसमें दोस्तों नाम मात्र का दोस्तों इसमें नाम मात्र का दोस्तों राष्ट्रपति रहता है, जबकि राष्ट्रपति रहता है नाम मात्र का। और वास्तविक दोस्तों इसमें कौन सा रहता है, वास्तविक दोस्तों शासक रहता है प्रधानमंत्री दोस्तों इसमें वास्तविक शासक रहता है। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री वास्तविक शासक रहता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों इसमें जो शक्तियों का विभाजन रहता है, यानी कि न्यायपालिका, यानी कि देखना दोस्तों इसमें कार्यपालिका,
कार्यपालिका दोस्तों, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, ध्यान रखना दोस्तों, एवं न्यायपालिका का स्पष्ट विभाजन रहता है दोस्तों, स्पष्ट दोस्तों, यानी कि इसमें जो भी कार्यपालिका होती है दोस्तों, विधायिका होती है एवं न्यायपालिका, तीनों का दोस्तों अलग अलग शक्तियां विभाजित रहती हैं, एक दूसरे के कार्यों में दोस्तों हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जबकि दोस्तों इसमें क्या होता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण दोस्तों कौन करती है, विधायिका करती है। ध्यान रखना दोस्तों, कार्यपालिका पर नियंत्रण विधायिका के माध्यम से होता है, विधायिका करती है। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो भी कार्यपालिका के दोस्तों सदस्य होते हैं, जिसमें मंत्री वगैरह आ जाते हैं दोस्तों, क्या होता है, उन्हें विधायिका के माध्यम से दोस्तों नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है कि दोस्तों वो कोई ऐसा कार्य ना करें जो राष्ट्रहित में ना हो। बात करें दोस्तों इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं ये अध्यक्षात्मक दोस्तों, यानी कि उत्तरदायी राष्ट्रपति, जो दोस्तों कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ध्यान रखना, जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका उत्तरदायी नहीं होती है। ध्यान रखना दोस्तों, जो कार्यपालिका होती है वो उत्तरदायी नहीं होती, किसके प्रति दोस्तों, विधायिका के प्रति, क्योंकि जो कार्यपालिका के सदस्य वो विधायिका से चुनकर नहीं आते। जबकि दोस्तों इसमें कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, ठीक है दोस्तों, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। इसमें देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे यूएसए का शासन है दोस्तों, यूएसए में दोस्तों यही है। जबकि दोस्तों इसमें देख लेते हैं, इसमें भारत है, इंडिया है दोस्तों, भारत का देख लेते हैं। भारत दोस्तों इसमें है, यानी कि ब्रिटेन है दोस्तों, ब्रिटेन दोस्तों देख लेते हैं। इसमें 2 राज्य यानी कि 2 देशों के देख लिया। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए। आपको बताना दोस्तों, कोई नया राज्य गठित करना है तो दोस्तों उसके लिए संवैधानिक संशोधन दोस्तों कौन सा किया जाएगा, यानी कि किस बहुमत चाहिए, यानी कि किस प्रकार का बहुमत चाहिए। ऑप्शन ए साधारण बहुमत से हो जाएगा, ऑप्शन बी 2/3 बहुमत चाहिए, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 2/3 यानी कि 2/3 एवं आधे राज्यों का समर्थन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों, साधारण बहुमत से ही दोस्तों नए राज्यों का गठन हो जाता है। बात कर लेते दोस्तों संशोधन की दोस्तों बात करें तो संशोधन, ठीक है दोस्तों, संशोधन भारत में यानी कि भारतीय संविधान में दोस्तों संशोधन हो जाते हैं। जो भारतीय संविधान है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय संविधान पहले बात कर लेते तो भारतीय दोस्तों संविधान कैसा है, ना कठोर है ना लचीला है, ना कठोर है और ना लचीला, भारतीय संविधान दोस्तों ना ही कठोर है और ना ही लचीला। ठीक है दोस्तों, इसमें संशोधन हो जाते हैं दोस्तों, इसमें 3 प्रकार से संशोधन होते हैं। पहला दोस्तों साधारण बहुमत से संशोधन हो जाते हैं, साधारण बहुमत से दोस्तों। दूसरा दोस्तों इसमें क्या है, विशेष यानी कि विशेष 368 के सेट दोस्तों 368 के तहत, जिसमें दोस्तों 2 प्रकार के संशोधन होते हैं। इसमें दोस्तों 2 प्रकार से होते हैं, कौन कौन से 2 प्रकार से होते हैं दोस्तों 368 के तहत दोस्तों। एक तो होता है विशेष बहुमत दोस्तों, विशेष बहुमत, एक दोस्तों होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। ठीक है दोस्तों, आधे राज्य, इतना इसका बहुमत रहता है। बात करें दोस्तों साधारण बहुमत में किन किन का संशोधन हो जाता है। साधारण बहुमत में दोस्तों यानी कि राज्य विधान परिषद का अगर संशोधन हो जाए, विधान परिषद, ध्यान रखना दोस्तों इसका संशोधन साधारण बहुमत से ही होता है। राज्य विधान परिषद हो गया, यानी कि इसके अलावा दोस्तों यानी कि नए राज्य का गठन हो गया, नए राज्य का गठन, ये सब दोस्तों
किससे हो जाते हैं दोस्तों, साधारण बहुमत से हो जाते हैं। जबकि दोस्तों विशेष बहुमत से क्या होता है, फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट, ध्यान रखना दोस्तों, मूल अधिकारों के यानी कि संशोधन से। इसके अलावा दोस्तों DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के दोस्तों संशोधन से दोस्तों इसमें विशेष बहुमत होता है। जबकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो यानी कि संघात्मक ढांचा अगर इससे प्रभावित होता है, संघात्मक ढांचे में अगर संशोधन करना है, संघात्मक ढांचे में दोस्तों अगर संशोधन करना है दोस्तों, तो इसमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का चाहिए होता है। दोस्तों संशोधन एक अपनी सीमा में होता है, अपनी सीमा में दोस्तों इसकी एक अपनी सीमा होती, उसी में संशोधन होगा दोस्तों। यानी कि केशवानंद भारती से दोस्तों इस बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर, दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर का दोस्तों यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का अवधारणा दोस्तों किसमें दी गई, केशवानंद भारती मामले में दी गई दोस्तों। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में दोस्तों संविधान संशोधन नहीं हो सकता। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है, यानी कि आपको बताना किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों दोहरी नागरिकता दी गई। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें दोस्तों एक तो दोस्तों है संघ की, यानी कि जो दोस्तों इसका एक तो दोस्तों संघ की है, संघ की नागरिकता दोस्तों है, संघ की नागरिकता दोस्तों ये दूसरी है प्रांतों की नागरिकता, प्रांतों की नागरिकता अलग से, ठीक है दोस्तों, दूसरी प्रांतों की नागरिकता। जबकि दोस्तों भारत में कौन सी नागरिकता है, भारत में दोस्तों एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, भारत में दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ये भारत ने ब्रिटेन के संविधान से लिया, एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को कौन से अनुच्छेद के तहत संवैधानिक पीठ बनाने की शक्ति, दोस्तों संवैधानिक पीठ बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 141, ऑप्शन बी अनुच्छेद 142, ऑप्शन सी अनुच्छेद 145, ऑप्शन डी अनुच्छेद 146। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी दोस्तों, अनुच्छेद 145 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो CJI है, मुख्य न्यायाधीश दोस्तों है, जो CJI है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश यानी कि संवैधानिक पीठ का दोस्तों गठन कर सकता है। देखते हैं दोस्तों इसमें किस यानी कि अनुच्छेद 145 के तहत दोस्तों गठन किया जाता है। इसमें दोस्तों जो भी संवैधानिक व्याख्या है दोस्तों, संविधान की दोस्तों व्याख्या करने के लिए, संविधान ध्यान रखना दोस्तों, संविधान की व्याख्या से जुड़े जो भी मुद्दे हैं दोस्तों, संविधान की व्याख्या से जुड़े जो भी मुद्दे हैं तथा यानी कि तथा राष्ट्रपति द्वारा परामर्श, दोस्तों राष्ट्रपति जब परामर्श लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के मुद्दे पर, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के मुद्दे पर, ध्यान रखना दोस्तों, परामर्श के मुद्दे पर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श या संविधान का कोई भी दोस्तों ऐसा यानी कि व्याख्या करने के मुद्दे पे दोस्तों यानी कि संविधान पीठ का गठन किया जाता है। किसका दोस्तों, संविधान पीठ का गठन किया जाता है, संविधान पीठ का गठन किया जाता है। दोस्तों संविधान पीठ में ध्यान रखना दोस्तों, ये न्यूनतम दोस्तों इसमें न्यूनतम 5 जज होंगे, 5 जज होंगे, ठीक दोस्तों, न्यूनतम 5 जज होंगे, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर न्यूनतम दोस्तों 5 जज जरूर इसमें शामिल होंगे संविधान पीठ में। ये दोस्तों 145 के तहत गठित की जाती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी का भारत से उद्गम नहीं है। आपको बताना दोस्तों कौन सी नदी है जिसका भारत से उद्गम नहीं होता। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी दोस्तों, सतलज नदी का गंगा यानी कि भारत से उद्गम नहीं होता, जबकि दोस्तों गंगा, चिनाब और रावी तीनों का दोस्तों भारत से उद्गम होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बात कर लेते हैं दोस्तों, ये रही है, ये हमारी सिंधु नदी दोस्तों, ये क्या है, सिंधु नदी दोस्तों। सिंधु नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, इसका दोस्तों उद्गम, इसका दोस्तों उद्गम कहाँ, सिंधु नदी का दोस्तों मानसरोवर, मानसरोवर दोस्तों लेक है, मानसरोवर झील के पास से दोस्तों इसका उद्गम होता है, ठीक है दोस्तों।
सिंधु नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के पास दोस्तों। जबकि ये दोस्तों यानी कि सतलज नदी दोस्तों है, सतलज नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है, राकसताल। ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ से दोस्तों होता है, राकसताल। राकसताल दोस्तों होता है, राकसताल से दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों व्यास नदी। व्यास नदी दोस्तों कहाँ से निकल रही है, व्यास नदी दोस्तों व्यास कुंड से निकलती है, व्यास कुंड से। जबकि दोस्तों ये रावी नदी है, रावी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से दोस्तों निकलती है रावी नदी। जबकि दोस्तों चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, बरालाचा दर्रा से, बरालाचा दोस्तों दर्रा से, बरालाचा दर्रा से दोस्तों चिनाब नदी निकलती, दो धाराओं से निकलती, चंद्र एवं भागा नदी के नाम से, चंद्र और भागा शाखाओं के रूप में निकलती दोस्तों है बरालाचा दर्रा से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये चिनाब बन जाती। बात करें दोस्तों झेलम दोस्तों, वूलर झील से दोस्तों, वूलर झील दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, वूलर झील से दोस्तों झेलम नदी निकलती। जबकि यानी कि सिंधु नदी का दोस्तों उद्गम मानसरोवर झील है। अब ये दोस्तों सारी नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं दोस्तों, मिथनकोट में। मिठनकोट दोस्तों कहाँ है, पाकिस्तान का पार्ट है दोस्तों, मिठनकोट में जो जाकर मिलती हैं दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों कि सिंधु नदी की यानी कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों कौन सी है, तो सतलज है। ये सतलज दोस्तों सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, सिंधु की सबसे लंबी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, लंबी सहायक। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों कौन सी है, सतलज नदी है। जबकि दोस्तों पूछ लिया जाए, ठीक है दोस्तों, जबकि पूछ लिया जाए दोस्तों चिनाब, जो चिनाब नदी है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों, जो चिनाब नदी है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी दोस्तों, बड़ी सहायक नदी किसमें दोस्तों, पानी के। ठीक है दोस्तों, पानी के अकॉर्डिंग दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों कौन है, चिनाब नदी। ध्यान करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है। आपको दोस्तों बताना जो गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश है किस जिले से होता है। ऑप्शन ए सहारनपुर से, ऑप्शन बी बिजनौर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों, बिजनौर से दोस्तों ये प्रवेश करती। गंगा नदी दोस्तों कहाँ से प्रवेश करती, बिजनौर से प्रवेश करती। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसमें देखते हैं दोस्तों गंगा नदी के बारे में दोस्तों। ये दोस्तों हमारी गंगा नदी है, ये दोस्तों हमारी गंगा नदी है। ये गंगा नदी दोस्तों हो गई। बात करें दोस्तों गंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, गंगा नदी गोमुख से निकलती है। गोमुख दोस्तों स्थान है गंगोत्री ग्लेशियर का, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से दोस्तों निकलती है, गोमुख नामक स्थान से। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, गंगोत्री यानी कि ग्लेशियर से निकलती। बात करें दोस्तों गंगा नदी की यानी कि सहायक नदी दोस्तों कौन कौन सी। यमुना दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की दोस्तों यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना दोस्तों सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, यानी कि यमुना नदी है। बात कर लेते हैं दोस्तों यानी कि गंगा नदी से दोस्तों मिलने वाली सबसे अंतिम नदी कौन सी है दोस्तों, तो अंतिम नदी दोस्तों यहाँ पर बहती है महानंदा। ध्यान रखना दोस्तों कौन सी है, महानंदा, महानंदा अंतिम नदी दोस्तों महानंदा है। बात करें दोस्तों गंगा नदी को दोस्तों यानी कि यहाँ बांग्लादेश में दोस्तों किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा नाम से जानते हैं, जबकि दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों यानी कि यमुना नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों यमुना के नाम से जानते हैं यानी कि बांग्लादेश में। बात करें दोस्तों यानी कि प्रयागराज दोस्तों, यानी कि प्रयागराज में यमुना एवं दोस्तों यमुना एवं गंगा का दोस्तों मिलन होता है। प्रयागराज में दोस्तों किसका, यमुना एवं गंगा का दोस्तों मिलन होता है। ठीक है दोस्तों, ये संगम है, संगम ध्यान रखना दोस्तों, संगम में दोस्तों इनका मिलन होता है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलते हैं। आपको बताना लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा किस राज्य में दोस्तों मिलता है। आपको बताना ऑप्शन है झारखंड में,
ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में दोस्तों लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक मिलता है। दोस्तों कौन सी? नेवेली नामक स्थान पे दोस्तों, ठीक है, नेवेली स्थान दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, नेवेली में दोस्तों सबसे अधिक कोयला लिग्नाइट मिलता है। दोस्तों लिग्नाइट कोयले की बात करें दोस्तों, ये निम्न स्तर का कोयला है, ज़्यादा उच्च नहीं दोस्तों, कैसा? निम्न स्तरीय कोयला है, निम्न स्तर का कोयला दोस्तों है। इसमें निम्न स्तर क्यों दोस्तों? इसमें नमी ज़्यादा होती, क्या होता है दोस्तों? नमी ज़्यादा दोस्तों होती इसमें, ठीक है दोस्तों, इसमें नमी ज़्यादा होती, ऊर्जा कम होती, जबकि दोस्तों ऊर्जा कम उत्पादित होता है, ऊर्जा कम उत्पादित करता है, ठीक है दोस्तों, ऊर्जा कम उत्पादित करता है। बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, कार्बन की मात्रा दोस्तों कम होती है, कार्बन की मात्रा कम होती है, ठीक है दोस्तों, कार्बन की मात्रा कम होती है। इसे दोस्तों लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, इसे पूछ लिया जाए भूरा कोयला तो दोस्तों इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, लिग्नाइट कोयले को दोस्तों भूरा कोयला भी कहते हैं, लिग्नाइट कोयले को दोस्तों भूरा कोयला भी कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? ऑप्शन ए बताना, ऑप्शन ए ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नागावली। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन दोस्तों डी दोस्तों, नागावली नदी दोस्तों पूर्वी घाट से यानी कि निकलती, ठीक है दोस्तों, जबकि दोस्तों ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा दोस्तों नदी यानी कि किससे निकलती? छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से, ठीक है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार के पास से दोस्तों निकलती हैं। जबकि दोस्तों ये महानदी दोस्तों छत्तीसगढ़ के दोस्तों सियावा से निकलती है, छत्तीसगढ़ के दोस्तों सियावा से निकलती है, ध्यान रखना दोस्तों, सियावा छत्तीसगढ़ के पास दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सियावा से निकलती है, ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों दी गई है यानी कि नागावली दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये दी गई है महानदी, ठीक है दोस्तों, ये महानदी दी गई है, महानदी दोस्तों ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, जबकि दोस्तों ये ब्राह्मणी नदी है, यानी कि दोस्तों इसके अलावा ये ब्राह्मणी दोस्तों नदी है, ये स्वर्णरेखा, ये कौन सी है? स्वर्णरेखा, ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लिया जाता है स्वर्णरेखा, ठीक है दोस्तों, ये स्वर्णरेखा नदी, ये ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी, ये दोस्तों ब्राह्मणी नदी है। बात कर लेते हैं दोस्तों गोदावरी दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों, गोदावरी और दोस्तों कृष्णा नदी के बीच दोस्तों कौन सी लेक है? कोल्लेरू लेक है, ठीक है दोस्तों, कोल्लेरू लेक दोस्तों किस नदियों के बीच में? ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है, कोल्लेरू लेक दोस्तों गोदावरी दोस्तों, ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच में है, कृष्णा नदी के दोस्तों बीच में। जबकि दोस्तों पुलिकेट झील कहाँ पे? पुलिकेट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, पुलिकेट झील दोस्तों कहाँ पर है? ये पुलिकेट झील आंध्र प्रदेश और दोस्तों तमिलनाडु की सीमा पर दोस्तों, ज़्यादातर पार्ट दोस्तों इसका आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, आपको बताना, ऑप्शन ए अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी सतमाला पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी कार्डमम पहाड़ियाँ। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों, पूर्वी घाट दोस्तों और पश्चिमी घाट की दोस्तों मिलन बिंदु पर स्थित हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। आपको बताना दोस्तों उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए पालघाट, भोरघाट, थालघाट, ऑप्शन बी भोरघाट, थारघाट यानी भोरघाट, थालघाट, पालघाट, ऑप्शन सी थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन दोस्तों सी, थालघाट रहेगा पहले दोस्तों, फिर भोरघाट रहेगा, फिर पालघाट, ठीक है दोस्तों, यानी कि थालघाट, भोरघाट, पालघाट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी संबोधनाथ। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों ऋषभदेव दोस्तों, यानी कि जैन धर्म के दोस्तों प्रथम तीर्थंकर हैं दोस्तों। इनका दोस्तों ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना दोस्तों, इनका दोस्तों ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लेख इनका मिलता है, ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है दोस्तों। पार्श्वनाथ की बात करें 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों, 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों। इन्होंने 4 अणुव्रत दिए, 4 अणुव्रत दिए, ठीक है दोस्तों। 4 अणुव्रत कौन से दिए दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लिए जा सकते कौन से दिए? सत्य दोस्तों, अहिंसा,
सत्य अहिंसा यानी कि अपरिग्रह दोस्तों, और चोरी ना करना। ठीक है दोस्तों, चोरी ना करना, औचर्य, चोरी ना करना। ठीक है दोस्तों, यानी कि सत्य दिया है दोस्तों, अहिंसा, अपरिग्रह और चोरी ना करना। जबकि दोस्तों महावीर स्वामी दोस्तों 24वें जैन तीर्थंकर थे, 24वें जैन तीर्थंकर थे दोस्तों। इन्होंने 5वां अणुव्रत दिया, 5वां अणुव्रत दिया दोस्तों। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? 5वें अणुव्रत को दोस्तों क्या कहते हैं? 5वां अणुव्रत दिया दोस्तों ब्रह्मचर्य का, यानी कि ब्रह्मचर्य का दोस्तों 5वां अणुव्रत इन्होंने दिया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों, यानी कि इल्तुतमिश ने दोस्तों शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए दोस्तों, उसमें टंका था, यानी कि टंका दोस्तों एक चांदी का सिक्का था। ठीक है दोस्तों, टंका किसका था? चांदी का सिक्का था। एक टंके दोस्तों, टंका दोस्तों चांदी का सिक्का था दोस्तों। जीतल भी चलाया इल्तुतमिश ने दोस्तों, जीतल चलाया दोस्तों। किसका था? वो तांबे का था, तांबे का दोस्तों एक जीतल था। एक जीतल दोस्तों, यानी कि एक टंके में दोस्तों, एक टंके में दोस्तों कितने, यानी कि 48 जीतल थे। 48 जीतल, ध्यान रखना दोस्तों, 48 जीतल होते थे दोस्तों। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, यानी कि कैसे? शुद्ध अरबी दोस्तों सिक्के की बात की जाए तो शुद्ध अरबी सिक्के दोस्तों किसने पहली बार चलाए? तो दोस्तों शुद्ध अरबी सिक्के यानी कि चलाए इल्तुतमिश ने। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली पे बना। दोस्तों शुद्ध इस्लामी शैली जिसमें बनाया गया दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी बलबन का मकबरा, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन दोस्तों बी, बलबन का जो दोस्तों मकबरा नई दिल्ली में दोस्तों स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है दोस्तों। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। ये दोस्तों शुद्ध यानी कि इस्लामी शैली में बनाया गया। जबकि दोस्तों नई दिल्ली में दोस्तों ये भी स्थित है, ये भी दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ये दोस्तों इंडो इस्लामी यानी कि इंडो इस्लामी शैली पे बनाया गया दोस्तों, इंडो इस्लामी। ठीक है दोस्तों, इंडो इस्लामी शैली बनाया गया। जबकि दोस्तों ये शुद्ध इस्लामी शैली बनाया। ऐबक का मकबरा दोस्तों कहाँ पर है आपको बताना है? ऐबक का मकबरा दोस्तों लाहौर में है। कहाँ पे दोस्तों? लाहौर में स्थित है ऐबक का मकबरा। जबकि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी दोस्तों दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार परिसर में दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? कुतुब मीनार परिसर में, कुतुब मीनार परिसर में दोस्तों, कुतुब मीनार परिसर में दोस्तों स्थित है, कुतुब मीनार परिसर में। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्युपगत का सिद्धांत किसने दिया था? आपको बताना दोस्तों व्युपगत का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों। ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन दोस्तों सी, लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों यानी कि व्युपगत का सिद्धांत दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दोस्तों इसमें सबसे पहला कौन दोस्तों व्युपगत हुआ? पहला दोस्तों जो पहली दोस्तों रियासत थी, जो पहली दोस्तों रियासत कौन सी थी जिसमें दोस्तों व्युपगत हुई? दोस्तों पहली रियासत थी सतारा। ठीक है दोस्तों, पहली दोस्तों रियासत कौन सी थी? सतारा दोस्तों पहली रियासत थी। 1848 में दोस्तों इसका व्युपगत किया गया। ध्यान रखना दोस्तों 1848 में व्युपगत किया गया। जबकि बात कर लेते हैं दोस्तों कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त और पुलिस सुधार, स्थायी बंदोबस्त दोस्तों स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, पुलिस सुधार के लिए जाना जाता है, पुलिस सुधारों के लिए। पुलिस सुधारों के लिए दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को जानते हैं। जबकि दोस्तों विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा कानून दोस्तों लाए थे 1829 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? आपको बताना दोस्तों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है। बात करें दोस्तों इनकी और टुवार्ड्स फ्रीडम भी एक पुस्तक है दोस्तों, ध्यान रखना है। इनकी जीवनी यानी कि आत्मकथा है दोस्तों, टुवार्ड्स दोस्तों फ्रीडम। दोस्तों इनकी एक पुस्तक कौन सी? टुवार्ड्स फ्रीडम दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। जबकि दोस्तों दादा भाई नौरोजी की कौन सी पुस्तक है, यानी कि द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये इनकी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की दोस्तों कौन सी पुस्तक है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों इनकी पुस्तक है, ध्यान रखना दोस्तों। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था, आपको बताना दोस्तों एशिया का जो दोस्तों पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो कौन था, एशिया का पहला, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि ऑप्शन बी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी निक्केई स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। दोस्तों इसका स्थापना कब हुई थी दोस्तों, स्थापना दोस्तों बॉम्बे में हुई थी, स्थापना दोस्तों बॉम्बे में हुई थी, कब दोस्तों हुई थी, 1875 में दोस्तों, ध्यान रखना 1875 में दोस्तों स्थापना हुई थी। जबकि दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी दोस्तों इंडिया का है और निक्केई स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों कहाँ का है, जापान का है, ध्यान रखना दोस्तों ये जापान का स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोस्तों जापान का स्टॉक एक्सचेंज है। जबकि बात करें दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं, कितनी दोस्तों कंपनियां लिस्टेड हैं, इसमें 30 कंपनियां लिस्टेड हैं, 30 यानी कि 30 कंपनियों का दोस्तों सेंसेक्स निकाला जाता है। दोस्तों कौन सा दोस्तों, 30 कंपनियों का सेंसेक्स दोस्तों 30 कंपनियों का दोस्तों इसमें निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, 30 कंपनियों का दोस्तों सेंसेक्स जो निकाला जाता है दोस्तों, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा निकाला जाता है दोस्तों। जबकि निफ्टी सूचकांक, निफ्टी सूचकांक दोस्तों किसका है, जबकि दोस्तों निफ्टी दोस्तों सूचकांक है, सूचकांक दोस्तों किसका है, इसमें 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, 50 कंपनियां दोस्तों लिस्टेड हैं, 50 कंपनियां दोस्तों इसमें लिस्टेड, 50 कंपनियों को दोस्तों निफ्टी निकाला जाता है, जबकि दोस्तों 30 कंपनियों को सेंसेक्स निकाला जाता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है भुखमरी की समाप्ति किस एसडीजी में है, ऑप्शन देखना, ऑप्शन ए 1 में, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। दोस्तों इसकी भुखमरी की दोस्तों समाप्ति है ऑप्शन दोस्तों बी, यानी कि 2 में दोस्तों भुखमरी की समाप्ति बात की गई। जबकि दोस्तों देखते हैं दोस्तों इसमें बात करते हैं दोस्तों, यानी कि एक में दोस्तों शून्य गरीबी यानी कि जीरो हंगर की बात की गई दोस्तों, जीरो हंगर दोस्तों यानी कि जीरो पॉवर्टी। जबकि दोस्तों जीरो हंगर दोस्तों यानी कि एसडीजी 2 में बात की गई है। एसडीजी 3 में दोस्तों उत्तम स्वास्थ्य और यानी कि खुशहाली, और दोस्तों एसडीजी 4 में दोस्तों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है। एसडीजी 5 में दोस्तों लैंगिक समानता बात करते हैं दोस्तों। ये देखो लिस्ट दी गई दोस्तों, एक बार इसे जरूर देख लेना, एग्जाम से पहले दोस्तों क्वेश्चन एक आध पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर